नमस्कार। आदर्श की ऑनलाइन क्लासेस की श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत। आज हमारे पाठ संख्या 2 की अगली जनजाति भील जनजाति के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने एस्किमो और बुशमैन की बात की, अभी हम भील के बारे में जानेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं भील जनजाति से। तो देखिएगा, राजस्थान की आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से भीलों का दूसरा स्थान है। भीलों का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान पर मीना है। ये जीके का क्वेश्चन भी है। राजस्थान की आदिवासी जनसंख्या के हिसाब से भीलों का दूसरा स्थान है और मीनाओं का पहला स्थान है। ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाले भीलों को पालवी, ये सब पे ध्यान दीजिएगा, जो आपके लिए अलग से आपको नजर आ रहा है पालवी। ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाले भीलों को पालवी तथा मैदानों में रहने वाले को बागड़ी कहा जाता है। कहने का अर्थ है भीलों में भी दो किस्म के भील होते हैं, एक होते हैं पालवी, एक होते हैं बागड़ी। कहने का अर्थ है जो अरावली की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अरावली की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पे रहते हैं, वो तो पालवी भील कहलाते हैं। और जो मैदानों में रहते हैं, जो राजसमंद वगैरह से आप उदयपुर के आगे का भाग है, जो नीचे का प्लेन भाग है नदियों किनारे वाला, वहां जो भील रहते हैं वो बागड़ी भील कहलाते हैं। भील, संथाल व गोंड जनजाति, देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, संथाल व गोंड जनजातियों के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा जनजाति का समूह है हमारे। अगर हम बात करें संथाल एक नंबर, गोंड उसके बाद भील आता है हमारे यहाँ। तो तीसरा सबसे भारत का, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं मैं भारत की बात कर रहा हूं कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है कौन सा? भील। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के बिल्लू से हुई है। बहुत बार आया हुआ बोर्ड में क्वेश्चन, भील शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो यहाँ आपको बिल्लू नहीं बताना है, भाषा बतानी है। दक्षिण भारत की भाषा है, द्रविड़ भाषा से बिल्लू से हुई है। और इसका अर्थ होता है तीरंदाज। तीरंदाज होता है, इसका अर्थ होता है कि जो तीर कमान लिए हुए रहता है वो भील कहलाता है। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के भीलों से हुई है, जिसका अर्थ है तीरंदाज। कुछ लोग भाषाई आधार पर इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के मूल शब्द या क्रिया शब्द से मानते हैं, और जिसका अर्थ क्या होता है? भेदना, छेदना या भेदना या वध करना। ये संस्कृत भाषा के आधार पर बताया गया है। पुराणों के अनुसार भीलों की उत्पत्ति महादेव पुत्र निषाद से हुई है। पुराण ये बात कहते हैं कि भीलों की उत्पत्ति किससे हुई है? महादेव के पुत्र निषाद से। इसके पीछे एक छोटी सी कथा है। यह है कि महादेव के पुत्र निषाद ने महादेव के जो बैल था नंदी, उसको मार दिया। तब महादेव ने गुस्से स्वरूप निषाद को क्या जंगलों में, आजीवन जंगलों में रहने का श्राप दिया, और उसी के पुत्र के रूप में आज ये भील जंगलों में विचरण करते हुए, शिकार करते हुए रहते हैं। तो उस आधार पर भी हमारे पुराण इसको बताते हैं। कर्नल टाड के अनुसार तत्कालीन मेवाड़ राज्य की अरावली पर्वत श्रेणियों में रहने वाले ये लोग हैं। इसके अलावा अगर हम रामायण की बात करें तो उसमें भी सबरी के साथ इसका संबंध जोड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से इस जनजाति ने, जो भील जनजाति है, इसने काफी क्षेत्रों पे शासन भी किया है। प्राचीन समय में भील जनजाति ने, तो उसके समय में उनके नाम थे डगरिया, जिसे वर्तमान में हम क्या कहते हैं? डुंगर। जो डगरिया है वो आज भी, अगर उसमें हमने काफी खोजों की है, उस पे भील जनजाति के अवशेष मिलते हैं। वहां पे उन्होंने काफी सालों तक शासन किया है। फिर बासिया, जिसे वर्तमान में बांसवाड़ा कहा जाता है। कोटिया, आपको पता ही होगा, कोटिया नाम के भील ने ही कोटा बसाया है। कोटिया भील ने, कोटिया भील ने। और देवावा, उदयपुर। इसीलिए अगर आपको पता होगा कि महाराणा प्रताप को सर्वाधिक अगर किसी ने सहयोग किया था तो वो भील जनजाति ने था। इसका प्रमुख कारण यह था कि ये लोग भी राजवंश थे किसी समय, ये लोग भी किसी समय राजवंश में थे। तो डगरिया डूंगरपुर, बासिया बांसवाड़ा, कोटिया कोटा तथा देवावा उदयपुर में भी इन लोगों का शासन रहा है। अब हम बात करते हैं भीलों की शारीरिक संरचना की, कि भील दिखते कैसे हैं। जैसे कि हमने एस्किमो और बुशमैन की बात की थी, ठीक इसी प्रकार से हम, ये लोग नाट्यगत के होते हैं। इनकी हाइट है वो सामान्य होती है, कुछ सामान्य से कम ही होती है। 5 से 5.25 फीट इनकी हाइट होती है।
इनका रंग गहरा काला। रंग कैसा होता है? गहरा काला होता है। नाक चौड़ी, नाक कैसी होती है? चौड़ी होती है। आंखें लाल, मतलब आंखों की जो पुतलियां हैं वो कुछ लालिमा लिए हुई होती है, तो ऐसे लगता है कि ये आंखें लाल है। बाल रुखे रहते हैं, रुके रुके बाल होते हैं। जबड़ा कुछ बाहर की ओर निकला होता है, जो आगे का जो पोर्शन है वो कुछ सेट में बाहर की ओर, जबड़ा बाहर की ओर निकला होता है। इनका शरीर सुगठित और सुडौल होता है। शरीर कैसा होता है? इतने मेहनती होते हैं, इतने काम करते हैं, तो शरीर सुगठित हो जाता है, सुडौल हो जाता है। भीलों की प्रकृति देख लेते हैं, किस प्रकार की इनकी दिनचर्या, कैसे इनका व्यवहार करते हैं ये लोग। ये लोग परिश्रमी और ईमानदार होते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं, बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं, इसके साथ साथ ईमानदार भी होते हैं, और चोरी करने को धार्मिक पाप मानते हैं। ये बड़ा इमोशनल लाइन है कि चोरी करने को इन लोगों ने धर्म के साथ जोड़ रखा है। चोरी करने को क्या मान रखा है इन्होंने? धार्मिक पाप मानते हैं, और ये लोग आजादी प्रेमी होते हैं। अब हम देखते हैं भीलों का निवास। भील रहते कहाँ हैं? तो भारत में भील 4 राज्यों में रहते हैं, और सर्वाधिक की बात करें तो राजस्थान की बात आएगी। तो सबसे ध्यान रखिए कि भारत में भीलों के द्वारा 4 राज्यों में निवास किया जाता है। पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है गुजरात और महाराष्ट्र। अगर आप देखेंगे तो इसके साथ साथ आपको एक भौगोलिक भी और दिखेगा कि ये अरावली सतपुड़ा की जो श्रेणी है समांतर, उसी के बीच वाला भाग है। अगर हम मैप में देखेंगे, हालांकि इस क्लास की वीडियो के बाद जो अंतिम वीडियो क्लास होगी इसी पार्ट से होगी, वो वीडियो में टोटल आपको मैपिंग बताई जाएगी, मैप लगा के बताया जाएगा। अगर आपके पास बुक है आप आराम से देख सकते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जो एक बीच की अरावली सतपुड़ा वाली श्रेणी है, उसी में ये लोग रह रहे हैं। देखिए इनमें देखिएगा, राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। तो इनका मुख्य केंद्रीकरण कहां है? राजस्थान के 4 जिलों के नाम ले रहा हूं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ये 4 वो जिले का मुख्य केंद्रीकरण है। इसके अलावा ये लोग कहां रहते हैं? तो देखिएगा मध्य प्रदेश के धार जिले में। कौन से जिले में? धार, झाबुआ, रतलाम। तो मध्य प्रदेश के 3 जिले आएंगे, धार, झाबुआ, रतलाम में। और गुजरात के 2 जिले जो राजस्थान से एकदम निकटवर्ती है, आपको पता है, पंचमहल, बड़ोदरा। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद, अहमदनगर, औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक और धुले जिलों में ये फैला हुआ है। और लगभग इन क्षेत्रों में अधिकतर पहाड़ी पठारी भाग है। 33% से कम भाग यहाँ का मैदानी क्षेत्र है। इसलिए ये सारे के सारे लोग भील निवासी क्षेत्रों को अगर हम कहें तो पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों के लोग कहेंगे। इसके अलावा भील जनजाति का अगला चैप्टर शुरू होता है कि इनका जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो कैसा है। तो देखेंगे भीलों की आजीविका, तो यानी जीवन यापन करने का जो तरीका होता है, जो हम आजीविका कहते हैं, का मुख्य आधार खाद्य संग्रहण। क्योंकि घने जंगलों में रहेंगे तो सबसे पहला काम इनका क्या रहेगा? खाद्य संग्रहण रहेगा। दूसरा है इनका आखेट। दूसरा क्या है? आखेट। पहला क्या था? भोजन संग्रहण या खाद्य संग्रहण। तीसरा आदिम कृषि। कैसी कृषि? आदिम कृषि और पशुपालन। इसका याद रखना, पशुपालन भी उतना ही बराबर की भूमिका इनमें निभाता है। तो हम ये कह सकते हैं भील जनजाति द्वारा अपने जीवन यापन के 4 तरीके हैं: खाद्य संग्रहण, आखेट, आदिम कृषि व पशुपालन। ये लोग वनों से, खासकर महिलाएं यानी विशेषकर स्त्रियां, कंदमूल, फल फूल, पत्तियां आदि एकत्रित करती हैं। जो उनके घने जंगलों में जो पत्तियां वगैरह मिलती हैं, फल फूल मिलते हैं, कंद फल वगैरह मिलते हैं। और जंगली पशुओं और पक्षियों का शिकार भी ये किया जाता है। कृषि में खाद्यान्न, साग सब्जी और चारे की फसल पैदा की जाती है। यानी भील जो कृषि करते हैं उसमें मुख्य रूप से खाद्यान्न होता है, अनाज होता है, साग सब्जी होती है और चारे की फसल होती है। चारे की फसल इसलिए की जाती है कि ये पशुपालन पर भी उतना ही ध्यान देते हैं।
पशुपालन में भेड़ बकरी, गाय भैंस व कुक्कुट पाले जाते हैं। कुक्कुट यानी मुर्गे पाले जाते हैं। आखेट की जहां पे बात करें, शिकार की जहां पे बात करें, पूर्व में जितने भी भील थे वो महान शिकारी थे, क्योंकि हमने समझा कि भील का कि आखेटक होता है, शिकारी होता है, ये पूर्व में थे। लेकिन समय के साथ अब ये लोग क्या है, आज हम कृषि करने लगे। अगर हम यूं कहें तो लगभग 80% भील आज वर्तमान में कृषि करते हैं। अब यानी जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले हैं तो उस 20% पहाड़ी इलाकों में रहने वाले भील अब शिकार पर डिपेंड रहते हैं या शिकार से अपना जीवन यापन चलाते हैं। 80% अब क्या हो गए, किसान हो गए हैं। ये बात आप याद रखेंगे। इनके पहाड़ी क्षेत्रों की झूमी कृषि को, अब देखिए एक शब्द है झूमी कृषि, अगर हम इसको ये कहें बैलेंस कहें, स्थानांतरित कृषि कहें तो एक ही बात है। स्थानांतरित कृषि भी यही होती है, एक स्थान से अदल बदल कर बोना। जो झूमिंग का अर्थ क्या है कि मान लीजिए ये क्षेत्र है, ये शिफ्टिंग होता रहता है। क्या होता रहता है? शिफ्ट होता रहता है। एक स्थान 2 साल यूज किया, फिर इसको 2 साल बाद में यहाँ से लेकर इसको छोड़ दिया, तो ये कृषि कौन सी कृषि होती है? झूमिंग कृषि होती है। तो इनके पहाड़ी क्षेत्रों की झूमिंग कृषि को ये कहते हैं चिमाता। ये बड़ा मौज नाम। जो पहाड़ी क्षेत्रों में भील झूमिंग कृषि करता है उसको चिमाता कहता है, तथा मैदानी भागों में जो कृषि की जाती है, कौन सी कृषि? वही झूमिंग कृषि। याद रखना, ये चेंज नहीं हुई है, इसका नाम चेंज हुआ है। वो कौन सी है? दजिया कहलाती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली को चिमाता और मैदानी भागों में की जाने वाली को दजिया कृषि कहा जाता है। हालांकि ये सारे के सारे किसके पार्ट हैं? झूमिंग कृषि, जिसका दूसरा नाम क्या है? स्थानांतरित कृषि, जिसे ब्रेन भी कहते हैं। और इसको स्थान बाय स्थान बदल बदल के बोया जाता है। 2-3 साल 1 साल यूज किया जाता है, फिर इसको वापस पड़ती छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा अब हम भील के आगे के बारे में, भोजन है, वस्त्र है, सामाजिक संस्कृति वगैरह की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।